कई दिनों से एक ही विषय पढ़ने के कारण आपका जायका बिगड़ गया होगा, इसलिए आज मैं आपके साथ एक नए विषय के को लेकर उपस्थित हूँ और वह विषय है भूगोल, ज्योग्राफी। आपको इंटरमीडिएट की परीक्षा में 12वीं क्लास में 2 किताबें पढ़नी है भूगोल का, जिसमें पहली किताब जो है वो मानव भूगोल से संबंधित है। उम्मीद करता हूँ आपको इस विषय के परीक्षा पैटर्न की पद्धति की जानकारी होगी। इस विषय में भी आपको पूर्णांक यानी फुल मार्क्स 100 नंबर के होंगे, परंतु उन 100 अंक में 30 अंक प्रायोगिक परीक्षा के होते हैं, प्रैक्टिकल एग्जाम के होते हैं। 70 जो अंक हैं वो आपको एग्जाम देने पड़ते हैं, रिटन एग्जाम होता है। और उस 70 अंक में 35 प्रश्न जो होते हैं, 35 प्रश्न जो होते हैं वो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दैट मीन्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, और 35 मार्क्स के जो प्रश्न हैं वो 2 नंबर और 5 नंबर के होते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये परीक्षा की पद्धति की जानकारी होगी। तो बिना देर किए आज हम लोग एक दूसरे विषय में एंटर करें। वैसे अभी भी हड़प्पा सभ्यता में पूरा चैप्टर खत्म नहीं हुआ है, अभी उसमें 2 वीडियो आने बाकी हैं। कम से कम 2 वीडियो लगेगा, चैप्टर काफ़ी लंबा है और एक महत्वपूर्ण विषय है हड़प्पा सभ्यता, तो इसलिए अभी कम से कम इसमें 2 वीडियो की उम्मीद मैं करता हूँ। लेकिन इस बीच में थोड़ा आपका जायका बदला जाए, तो आज भूगोल के साथ ये मानव भूगोल जो आपकी पहली किताब है उसका पहला चैप्टर है। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, अगर आप ध्यान से सुने तो बड़ा मज़ा आएगा। ये आपको बताएगा कि सामाजिक विज्ञान, वैसे तो हर एक विषय जो है वह मानव जीवन से ही संबंधित है, परंतु सामाजिक विज्ञान को हम कैसे अपने बीच से ढूंढ सकते हैं, हम उसका लाइफ में अनुभव कर सकते हैं, रोजाना की ज़िंदगी में उसको ढूंढ सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस विषय को। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने 11th क्लास में भूगोल जरूर पढ़ा है, और उस भूगोल में जो उसमें भी आपको 2 किताबें पढ़नी थी। पहली जो किताब थी वो थी आपका भौतिक भूगोल के रूप में, और उस किताब में आपने पहले ही चैप्टर में भूगोल के बहुत सारे परिभाषा और क्षेत्र के विषय में अध्ययन किया हुआ है। तो हम यहाँ पर उसमें न जाते हुए सीधे मानव भूगोल को ही शुरू करते हैं। ये मानव भूगोल जब हम कहते हैं, नाम से ही स्पष्ट है, भूगोल की वह शाखा जो मानव से संबंधित विभिन्न पक्षों का अध्ययन करती है। चूंकि हमारी पृथ्वी जो है वो उस पर 2 महत्वपूर्ण घटक हैं। पहला, जैसा कि आपको दिख रहा है, प्रकृति, और दूसरा जीवन। प्रकृति को ही असल में हम लोग भौतिक पर्यावरण की भी संज्ञा देते हैं, और भौतिक पर्यावरण के विषय में जो अध्ययन करता है वो है भौतिक भूगोल। उसी तरह से पृथ्वी का जो दूसरा महत्वपूर्ण घटक है जीवन, और उस जीवन में मानव भी शामिल है, और मानव के विषय में विभिन्न विषयों के साथ साथ भूगोल का भी एक जो उप क्षेत्र है जिसको हम मानव भूगोल कहते हैं, वो इसका अध्ययन करता है। तो इस तरीके से हम अगर कहें तो प्रकृति और जीवन, आप यहाँ पर तीर के निशान देख रहे हैं, एरो मार्क देख रहे हैं, जो दोनों एक दूसरे को इंगित कर रहे हैं। कहीं न कहीं प्रकृति मानव को प्रभावित करती है, और मानव भी कहीं न कहीं भौतिक पर्यावरण को प्रभावित करता है। इसी मूल बिंदु को इस चैप्टर में हमको समझना है। मानव भूगोल का प्रकृति किस प्रकार का है और मानव भूगोल का विषय क्षेत्र क्या है। तो आइए इस, और एक बात और ध्यान रखेंगे, इस वीडियो में भी या कोई भी विषय की जब चर्चा में मैंने कंटेंट का जो मुख्य बिंदु रखा है वो बिंदु सिंपली एनसीईआरटी किताब को फॉलो करते हुए दिया गया है, क्योंकि परीक्षा में
और आगे की जो कंपटीशन वगैरह की भी तैयारी होती है, इसी किताब का ज़्यादा फोकस होता है। तो मेरा उद्देश्य ये होता है कि एनसीईआरटी किताब को ही फॉलो किया जाए। वैसे आप अन्य किताबें भी पढ़ते होंगे, निश्चित तौर पे पढ़िए, बहुत सारी अच्छी किताबें हैं, आप पढ़ सकते हैं, लेकिन एक एनसीईआरटी आप जरूर पढ़ा कीजिए। मैंने इसीलिए एनसीईआरटी रखा है ताकि इसका जो क्रम है उसी क्रम से आपको बातें बताते चलो। हो सकता है अन्य किताब में जब आप मानव भूगोल पढ़ें तो उसमें आपको मानव भूगोल का इतिहास या अन्य चीज़ें पहले दी गई हों और बाद की जो चीज़ें हैं वो आपको चैप्टर के बाद में मिलता हो। इसलिए मैं जो टॉपिक्स, जो मेरा कंटेंट होता है, उसका जो क्रम होता है वो एनसीईआरटी किताब को फॉलो करता है। तो आप जरूर एक एनसीईआरटी निश्चित तौर पर पढ़िए। इसकी भाषा, इसकी लेखन शैली, ये बहुत अच्छे हैं। आप इसको अगर पढ़ें तो आपकी जो समझ है और ज़्यादा बेहतर तरीके से विकसित होगी। तो मानव भूगोल क्या है? मानव भूगोल जहाँ हम भौतिक पर्यावरण का अध्ययन भौतिक भूगोल में करते हैं, मानव का अध्ययन हम मानव भूगोल में करते हैं। भौतिक पर्यावरण में कौन सी चीजें सम्मिलित है? नदियाँ, पहाड़, झील, झरने, भूकंप, ज्वालामुखी, ये सारे क्षेत्र, समंदर, ये सारे क्षेत्र जो हैं वो आपको भौतिक पर्यावरण के विषय हैं और या भौतिक पर्यावरण में शामिल है। तो मानव भूगोल में हम असल में आप ये आपकी किताब की ही परिभाषा है, भौतिक, प्राकृतिक एवं मानवीय जगत के बीच का संबंध। इसके बाद मानवीय परिघटनाओं का स्थानिक वितरण, और तीसरा उनके घटित होने के कारण एवं विश्व के विभिन्न भागों में सामाजिक और आर्थिक विभिन्नताओं का अध्ययन करता है। इस परिभाषा में अगर हम ध्यान में रखें तो यह परिभाषा हमें तीन बात बताती है और यहाँ से एक और जानकारी निकल कर आती है कि असल में मानव भूगोल जो है वह किसका अध्ययन करता है। तो देखिए, इस परिभाषा से तीन बातें निकल कर आती हैं। पहला, भौतिक, प्राकृतिक एवं मानवीय जगत के बीच का संबंध। इसका अर्थ क्या हुआ? मानव भूगोल किसका अध्ययन कर रहा है? फिर इसका अर्थ ये हुआ कि प्रकृति और मानव के बीच में संबंध है, निश्चित तौर पे संबंध है, क्योंकि हमारी जो गतिविधियां हैं, मनुष्य की जो गतिविधियां हैं, वो कहीं ना कहीं प्रकृति से निर्धारित होती हैं। जैसे अभी गर्मी का मौसम है और हम सूती वस्त्र पहन रहे हैं, कॉटन के कपड़े पहन रहे हैं, लेकिन अभी भी जिन इलाकों में ठंड पड़ती होगी वहाँ पे जो लोग हैं वो स्वयं को गर्म रखने के लिए उन्हीं कपड़ों का इस्तेमाल करते होंगे। तो कहीं ना कहीं मनुष्य का जो संबंध है वो भौतिक पर्यावरण से काफी नजदीक का है। मानव जगत पे भौतिक घटनाओं का, भौतिक स्थितियों का काफी व्यापक प्रभाव पड़ता है। तो इसका भौतिक पर्यावरण का क्या असर पड़ता है मानव पे, एक तो ये अध्ययन करता है। दूसरा, मानवीय परिघटनाओं का स्थानिक वितरण तथा उनके घटित होने के कारण। मानवीय परिघटनाओं का स्थानिक वितरण कहने का मतलब भिन्न भिन्न क्षेत्रों में मनुष्य की गतिविधियां अलग अलग हैं। और तो और आप देखेंगे, जैसे अगर एक भारत को ही ले लें तो हम जब कहते हैं स्थानिक वितरण, मानवीय परिघटनाओं का स्थानिक वितरण, तो भारत में डिफरेंट टाइप के आपको क्लाइमेट दिखाई देते हैं, क्योंकि भारत का जो क्षेत्रफल है बहुत विशाल क्षेत्रफल है और हम भारत में ही कई तरह के क्लाइमेट का अनुभव कर लेते हैं। अगर हम साउथ इंडिया में जाएं तो वहाँ का जो क्लाइमेट है और जो नॉर्थ इंडिया का जो हमारा मैदानी क्षेत्र का जो क्लाइमेट है, इसमें बहुत आपको भिन्नता मिलेगी। इस भिन्नता के कारण दोनों स्थानों के लोगों के रहन सहन में भी आपको कई अंतर दिखाई देंगे। तो ये मानवीय परिघटनाओं के स्थानिक वितरण का भी अध्ययन करता है कि आखिर ऐसा क्यों है, वहाँ के लोगों का जो लाइफ स्टाइल है वो अलग क्यों है, उत्तर भारत के लोगों का लाइफ स्टाइल अलग क्यों है, इसके पीछे कौन से कारण है, इसका अध्ययन करता है। तीसरी बात को अगर हम कहें तो इसमें विश्व के विभिन्न भागों में सामाजिक और आर्थिक विभिन्नताओं का अध्ययन। क्या कारण है कि यूरोप और एशिया के लोगों में हम देखते हैं कि काफी विभिन्नताएं दिखाई देती हैं प्रत्येक क्षेत्र में। अगर हम यूरोप के समाज के बारे में बात करें, एशिया के समाज के बारे में बात करें, बहुत अंतर हमको दिखाई देता है। उसी तरह से विश्व के किसी भी दो भाग को अगर ले ले तो वहाँ की जो आर्थिक स्थितियां हैं वो भी अपने आप में अलग हैं। तो आखिर इनके पीछे कारण क्या है? तो मानव भूगोल महत्वपूर्ण रूप से इन तीन चीजों का अध्ययन करता है और इसमें हम कह सकते हैं
कि भौतिक पर्यावरण के साथ जब मानव अंतर संबंध स्थापित करता है तो उस अंतर संबंध के कारण मानव पर क्या असर पड़ता है और भिन्न भिन्न क्षेत्रों में कैसे असर पड़ता है, असल में मानव भूगोल का अध्ययन का मुख्य विषय यही है। इन बातों को और स्पष्ट तरीके से इसी चैप्टर में हम लोग आगे भी देखेंगे जब हम लोग मानव भूगोल के अध्ययन की जो उपागम है, जो सिद्धांत है, जैसे नवनिश्चयवाद या संभववाद, जब इनमें हम चलेंगे तो ये बातें जो अभी हम चर्चा कर रहे हैं ये बातें और स्पष्ट होकर आपके सामने आएगी। आइए एक दूसरा टॉपिक, 15वीं से 18वीं शताब्दी, इसे खोजों का युग कहा जाता है। किस तरह के खोज और इन शताब्दियों का मानव जाति के लिए क्या महत्व है, इस बात को आप निश्चित, आप चाहे जो भी विषय पढ़ते हो इसे समझने का प्रयास कीजिए। ये आपकी एक समझ विकसित करेगी कि आखिर जो वर्तमान समय है, ये वर्तमान समय में हम किस प्रकार पहुंच पाए हैं। मानव ने जो तरक्की की है उसके पीछे इस समय का 15वीं से 18वीं शताब्दी लगभग 400 साल का समय होता है। 1400 से लेकर 1800 तक का जो समय है, इस समय में आखिर ये कौन से परिवर्तन हुए, क्यों इसका बहुत ज़्यादा महत्व है। आज आप जो भी विषय पढ़ रहे हैं, इन विषयों का जो स्वरूप है वो भी कहीं ना कहीं इन्हीं शताब्दियों के दौरान निर्धारित हुए। तो देखिए, ये जो शताब्दी है, 400 साल का ये जो समय है, वो मानव जाति के लिए काफी महत्व का समय है। क्यों महत्व का समय है? क्योंकि यही वह समय है जब मनुष्य के जीवन के लगभग प्रत्येक क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन हुए। प्रत्येक क्षेत्र कहने का अर्थ जैसे धार्मिक क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र, राजनीतिक, आर्थिक, बौद्धिक, प्रत्येक क्षेत्र में कैसे परिवर्तन हुए, ध्यान पूर्वक अगर समझने का प्रयास कीजिए। धार्मिक क्षेत्र में अगर हम कहें तो ये जो समय है, यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन का समय था। आपको पता होगा मध्यकाल के दरमियान यूरोप में चर्च का बोलबाला था और चर्च इतना शक्तिशाली था कि वह राजा पर भी अपना नियंत्रण रखता था और तो वह एक समानांतर सत्ता चलाता था जिसमें वह लोगों से कर तक वसूलता था। परंतु इन शताब्दियों के दौरान कुछ ऐसे परिवर्तन हुए जिसने धार्मिक क्षेत्र में बहुत बड़े बदलाव किए। उसी तरह सामाजिक क्षेत्र में समाज और धर्म दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जहाँ समाज सुप्त अवस्था में था, जहाँ समाज में कोई नई चेतना नहीं रह गई थी, जहाँ समाज के लिए और उस काल के लिए, मध्यकाल के लिए जहाँ हम अंधकार युग का प्रयोग करते हैं, वही 15वीं से 18वीं शताब्दी उस समाज में एक चेतना लाता है और वह समाज पुनर्जागृत हो जाता है और यह पुनर्जागरण के रूप में जाना जाता है। यानी जो लोग ज्ञान विज्ञान से आंखें ऊंघे हुए थे, उनमें अचानक से चेतना आती है और वह नए ज्ञान की खोज में निकल पड़ते हैं। प्रत्येक क्षेत्र में लोग नई चेतना का अनुभव करते हैं और प्रत्येक क्षेत्र में नए नए आविष्कार होते हैं। आप बचपन से लेकर अभी तक कॉम्पिटिटिव क्लास तक भी बहुत सारे आविष्कार और उसके खोजकर्ता के बारे में पढ़ते हैं। एक चीज और पढ़ा कीजिए कि उसे कब खोजा गया। आप ध्यान देंगे जितनी महत्वपूर्ण चीजों का आविष्कार हुआ है वो इन्हीं शताब्दियों में हुआ है। तो इसलिए ये खोजों का युग है। और तो अगर भूगोल के क्षेत्र में देखें तो भूगोल ने इस दरमियान काफी तरक्की की, क्योंकि इसी समय में भौगोलिक खोजों का युग आता है। आप अंदाजा लगाइए 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस जब तक अमेरिका नहीं पहुंचा था, लोगों का भूगोल के बारे में जो जानकारी थी वो कैसी थी। वह सोचते थे पृथ्वी चपटी है, अगर हम जाएं इसके किनारे पर जाएं तो हम नीचे की तरफ गिर जाएंगे। परंतु साहसी नाविकों ने कई नए क्षेत्रों का उद्भेदन किया, कई नए क्षेत्रों को खोज निकाला और इससे उनका जो भौगोलिक ज्ञान था वो बढ़ता गया। जाहिर तौर पर जैसे जैसे उनका भौगोलिक ज्ञान बढ़ता गया वैसे वैसे भूगोल भी समृद्ध होता चला गया। अगर उनका भौगोलिक ज्ञान नहीं बढ़ता तो ये भूगोल विषय भी समृद्ध नहीं हुआ होता। तो प्रत्येक क्षेत्र में खोज हो रहे थे, परिवर्तन हो रहे थे। राजनीतिक क्षेत्र में जो पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स हैं, मध्यकाल जहाँ राजतंत्र का युग हुआ करता था, वहीं पर आधुनिक युग लोकतंत्र का युग है
परंतु यह लोकतंत्र एक दिन में तो आया नहीं। 1688 में इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति होती है और उस गौरवपूर्ण क्रांति ने इंग्लैंड में राजा के अधिकार को सीमित कर दिए और जो शासन की प्रणाली थी उसको संसदीय शासन प्रणाली में तब्दील कर दिया। और यहाँ से हम देखते हैं कि लोकतंत्र की नींव पड़ती है और वही लोकतंत्र आगे चलकर अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम और फ्रांस की क्रांति के बाद एक तेज रफ्तार पकड़ता है और आज दुनिया का लगभग अधिकांश हिस्सा लोकतांत्रिक शासन पद्धति के अंतर्गत आता है। तो ये बदलाव था, ये बदलाव था राजनीतिक क्षेत्र में मैकियावेली के युग का, ये बदलाव था रूसो के युग का, जो राजनीति में नित नए चीजों के बारे में बात कर रहे थे। जैसे एक छोटा सा उदाहरण, शक्ति का जो सिद्धांत है, शक्ति का पृथक्करण सिद्धांत, जहाँ पहले माना जाता था कि शासन और सत्ता जो है वह राजा में केंद्रित होना चाहिए, राजा देवता का पुत्र है, राजा में दैवी शक्ति है। वो चीजें जब उसने कहा मैकियावेली ने कि नहीं, जो आपके पास पावर है उसको तो ट्रांसफर किया जाना चाहिए, उसको अलग अलग भागों में बांट दिया जाना चाहिए, एक हाथ में सत्ता केंद्रित नहीं होनी चाहिए। तो राजनीतिक क्षेत्र में भी हम देखते हैं कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण परिवर्तन का युग था। आर्थिक क्षेत्र में महान उपलब्धियों का दौर है, ये औद्योगिक क्रांति का दौर था। इसमें कई बड़े बड़े आपको ये जो आर्थिक जगत के विद्वान हैं उनका प्रादुर्भाव हुआ। उन लोगों ने कई ऐसी चीजें, कई ऐसे सिद्धांत दिए जिसने आर्थिक परिदृश्य को ही बदल दिया। जैसे इसी समय में वाणिज्यवाद का विकास होता है, इसी समय में मुक्त व्यापार के सिद्धांत का विकास होता है। तो आर्थिक क्षेत्र में भी दुनिया ने तमाम तरह के परिवर्तन इस समय में महसूस किए। बौद्धिक क्षेत्र में जब हम बात करते हैं तो बौद्धिक क्षेत्र का मतलब ये हो गया साहित्य की रचना को लेकर, चित्रकला को लेकर, मूर्ति कला को लेकर, चिंतन को लेकर, ज्ञान विज्ञान को लेकर, दर्शन को लेकर, चिकित्सा शास्त्र को लेकर। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं था जिसमें बौद्धिक क्षेत्र में विकास न हुआ हो। कई शानदार पेंटिंग्स बने, कई शानदार मूर्तियां बनी, कई शानदार साहित्य लिखे गए, कई तरह के दर्शन आए, मार्क्स का विचारधारा आया, जो राजनीतिक क्षेत्र में भी था, बौद्धिक क्षेत्र में भी आप कह सकते हैं, आर्थिक क्षेत्र में भी कह सकते हैं। तो बौद्धिक क्षेत्र में भी ये जो समय था बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि बौद्धिक उपलब्धि के अभाव में आप कोई नई खोज नहीं कर सकते। तो सबसे महत्वपूर्ण तो बौद्धिक ही था। जैसे जैसे आपकी बौद्धिकता बढ़ती है आप नित नई चीजों को खोज पाते हैं। ये जो अभी मैंने टॉपिक डिस्कस किया 15वीं से 18वीं शताब्दी का, आप इसको मनन कीजिए, चिंतन कीजिए, और जब भी आप किताब पढ़ें, इतिहास पढ़ें, आप देखिए ये 400 सालों में आज की दुनिया के जो परिदृश्य हैं उसको निर्धारित करने का काम किया है। लगभग तमाम परिवर्तन जो हैं वहीं से स्टार्ट हुए हैं और वह परिवर्तन आज भी हमें दिखाई दे रहा है, निरंतर चलता जा रहा है। परंतु इसकी जो नींव पड़ी है इन परिवर्तनों की, इस आधुनिकता की, इन नए चलन की, तो वो जो है वो आपका 15वीं से 18वीं शताब्दी के बीच में। चूंकि डिस्कस का बिंदु हमारा भूगोल है और भूगोल में भी मानव भूगोल, तो अब भूगोल के विषय में जो हम बात करें, और हमने अभी जस्ट पिछले टॉपिक में देखा कि यह समय भूगोल में भी परिवर्तन का था। भूगोल एक विषय के रूप में नित नई इसमें विचारधाराएं आ रही थी और इसमें नए नए विषयों का समावेश हो रहा था, और इसी कारण भूगोल में एक विचारधारा का उदय होता है जिसे हम द्वैतवाद का नाम देते हैं। द्वैतवाद असल में ये 17वीं शताब्दी के आसपास भूगोल जब एक विषय के रूप में विकास कर रहा था, तो भूगोल की विषय वस्तु क्या होनी चाहिए, विषय वस्तु क्या होनी चाहिए, इसका अर्थ ये हुआ कि भूगोल में क्या पढ़ा जाना चाहिए। देखिए बहुत सारी चीजें आप अपनी किताब खोलेंगे और सही तरीके से पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगी। जब आप किताब में कंटेंट्स पढ़ते हैं, अनुक्रमणिका कभी पढ़े होंगे, तो देखिए उसमें डिस्कस किया हुआ रहता है कि इस किताब की विषय वस्तु क्या, यानी इसमें क्या क्या चीजें हमको पढ़नी है। उसी तरह से अध्ययन की विधि, द्वैतवाद का पहला जो संबंध था वो किससे था, वो संबंध था आपको उसकी विषय वस्तु को लेकर, और दूसरा जो संबंध था उसके अध्ययन की विधि को लेकर, कि आखिर भूगोल को किस तरीके से
लिखा जाना चाहिए, पढ़ा जाना चाहिए, किन बातों को डिस्कस करना चाहिए। तो इस तरीके से इन मतों पर विषय वस्तु और अध्ययन की विधि को लेकर अलग अलग तरह की भूगोल में विचारधाराएं उत्पन्न होने लगी। और ये जो अलग अलग विचारधाराएं थी, इसी को असल में हम लोग द्वैतवाद या ड्यूअलिज्म का नाम देते हैं। द्वैत का अर्थ ही हो गया दो। तो द्वैतवाद को अगर एक सिंपली परिभाषित करने का प्रयास किया जाए तो द्वैतवाद एक ऐसी विचारधारा है जो एक ही काल में यानी एक ही समय में और एक ही विषय वस्तु पर यानी एक ही मुद्दे पर जब अलग अलग विचारधाराएं, भिन्न विचारधाराएं उत्पन्न हो जाती हैं और वो अलग अलग विचारधाराएं कहीं ना कहीं एक सिद्धांत के तौर पर मान्यता प्राप्त कर लेती है। यानी कुछ लोग मान लेते हैं कि हाँ ये सही है, कुछ मानते हैं कि हाँ ये विचार सही है। तो जब वो सिद्धांत के रूप में मान्यता प्राप्त कर लेते हैं तो उस प्रकार की विचारधारा को हम द्वैतवाद का नाम देते हैं। तो भूगोल में द्वैतवाद असल में 4 महत्वपूर्ण बिंदुओं को लेकर है। सबसे पहला जब द्वैतवाद आया तो उसका सामना भूगोल के 2 महत्वपूर्ण क्षेत्र से हुआ कि भूगोल को कैसा होना चाहिए। क्या भूगोल को क्रमबद्ध भूगोल होना चाहिए या भूगोल को विशिष्ट भूगोल होना चाहिए। क्रमबद्ध भूगोल यानी भूगोल जिसको हम कह रहे हैं, विशिष्ट भूगोल यानी क्या अलग अलग क्षेत्रों का हमें अध्ययन करना चाहिए या एक समाविष्ट रूप से एक क्रमबद्ध तरीके से हमें भूगोल का अध्ययन करना चाहिए। दूसरा जो महत्वपूर्ण इसमें विरोधाभासी तत्व सामने आए वो था भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। यानी भूगोल में क्या हमें सिर्फ भौतिक बिंदुओं का, भौतिक पक्ष का अध्ययन करना चाहिए या मानव जगत को भी भूगोल के अध्ययन के विषय वस्तु के रूप में शामिल किया जाना चाहिए। तीसरा था नियतिवादी भूगोल बनाम संभववादी भूगोल। यही नियतिवाद है और संभववाद है, ये आपके किताब में भी टॉपिक्स है। चौथा जो है सैद्धांतिक भूगोल बनाम व्यवहारिक भूगोल। चूंकि हमको इस किताब में इन 2 पॉइंट से मतलब है और वही भौतिक भूगोल नहीं, हमें इसमें मानव भूगोल जो कि हम अभी पढ़ ही रहे हैं, इस टॉपिक पर डिस्कस कर रहे हैं, आगे चलकर हम देखेंगे इसमें नियतिवादी भूगोल और संभववादी भूगोल क्या है। तो आइए चलते हैं हम लोग मानव भूगोल की प्रकृति एवं क्षेत्र। मानव भूगोल की प्रकृति एवं क्षेत्र, इसमें जब हम किसी विषय की प्रकृति कहते हैं तो इसका अर्थ ये होता है कि वह जो विषय है उसके अध्ययन की पद्धति क्या है, वह कैसे अध्ययन करता है, उसके अध्ययन का क्षेत्र क्या है, वह क्या पढ़ता है। जैसे आप केमिस्ट्री पढ़ते हैं, आप उसमें केमिकल्स के बारे में पढ़ते हैं। बायोलॉजी पढ़ते हैं, आप उसमें शरीर के बारे में, पादप के बारे में पढ़ते हैं। तो हर एक विषय का अपना एक क्षेत्र होता है। तो इस आधार पर मानव भूगोल की प्रकृति एवं क्षेत्र, चूंकि नाम ही इसका मानव भूगोल है, तो मानव भूगोल असल में मानव जीवन को प्रभावित करने वाले जितने भी पक्ष हैं, जितने भी तत्व हैं जो कहीं ना कहीं मानव जीवन को प्रभावित करते हैं, मानव भूगोल उन सारे पक्षों का अध्ययन करता है। इस रूप में मानव भूगोल जो है वो कहीं ना कहीं एक बहुत ही व्यापक विषय है जो मानव जीवन के विभिन्न पक्षों का अध्ययन करता है। इस आधार पर मोटे तौर पर अगर हम मानव भूगोल के महत्वपूर्ण क्षेत्र को देखने का प्रयास करें, सामाजिक भूगोल, नगरीय भूगोल, राजनीतिक भूगोल, जनसंख्या भूगोल, आवास भूगोल, आर्थिक भूगोल, आप देख सकते हैं इसमें जितने बिंदु हैं वो कहीं ना कहीं मानव जीवन के से संबंधित है। समाज मानव को प्रभावित करता है, नगर यह मानव का एक क्रिएशन है और कहीं ना कहीं यह मानव को प्रभावित भी करता है। राजनीति मनुष्य के द्वारा ही बनाई गई और यह मनुष्य को ही प्रभावित करता है। जनसंख्या ये भी मानव जीवन को प्रभावित करता है। उनके आवास की स्थिति, उनकी आर्थिक स्थिति, ये कहीं न कहीं मानव जीवन के पक्ष हैं जिसका हम मानव भूगोल में अध्ययन करते हैं। आप अपने बुक में इसी चैप्टर में देखेंगे, आप निश्चित तौर पर एक बार पढ़ेंगे इसको, अंत में एक बॉक्स बना हुआ होगा जिसमें आपको मानव भूगोल के जो महत्वपूर्ण क्षेत्र है उसको बहुत अच्छे तरीके से सजाकर आपको दिया गया है। इसको आप एक बार पढ़ने का प्रयास करें। अब मानव भूगोल का जब हम प्रकृति के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर हम इसके एक अन्य पक्ष के बारे में बात करेंगे
मानव भूगोल के अध्ययन की विधियां। असल में मानव भूगोल के जो अध्ययन का केंद्र बिंदु है, केंद्र बिंदु कहने का मतलब महत्वपूर्ण रूप से कौन है, बाद बाकी तो हम उसके अलग अलग पार्ट्स को अलग अलग कारणों से पढ़ते हैं। जैसे आप बायोलॉजी पढ़ते हैं तो महत्वपूर्ण रूप से मनुष्य शारीरिक उसके संरचनाओं के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन फिर बाद में हम उसके आहार संबंधी आदतों को भी और आहार के बारे में पढ़ते हैं। तो मुख्य रूप से जो मानव भूगोल के अध्ययन का केंद्र बिंदु है वो है मानव एवं उसका पर्यावरण। मानव का पर्यावरण का अर्थ क्या हुआ, मानव जिन हालात में जिन परिस्थितियों में रहता है, मानव एवं उसका जब पर्यावरण कहते हैं तो यहाँ पर पर्यावरण का अर्थ ये हुआ कि वो उसके भौतिक पर्यावरण के बारे में भी चर्चा करना और उसका जो अन्य पर्यावरण, सामाजिक पर्यावरण, सांस्कृतिक पर्यावरण, इस पर्यावरण का भी अध्ययन करना। यानी जितने भी पक्षों का मानव जीवन पे असर पड़ रहा है वो उसका सारा कुछ कहीं ना कहीं उसका पर्यावरण है, और यही मानव भूगोल के अध्ययन का एक केंद्र बिंदु है। इस रूप में जो सबसे पहला अध्ययन की विधि है या अध्ययन का उपागम है, उसको भूगोलवेताओं ने नाम दिया पर्यावरणीय निश्चयवाद। आप अपने बुक के टॉपिक में देखेंगे, एक टॉपिक है मानव का प्राकृतिकरण एवं प्रकृति का मानवीकरण। दो इसमें बिंदु दिए गए हैं और उन दोनों बिंदुओं से दो महत्वपूर्ण विचारधारा आपको समझाने का प्रयास किया गया है। जो पहली विचारधारा है वो पर्यावरणीय निश्चयवाद है, जो दूसरी विचारधारा है वो है संभववाद। इस टॉपिक में हम पर्यावरणीय निश्चयवाद पर ही फोकस करेंगे, अगले वीडियो में हम लोग संभववाद पर चर्चा करेंगे। तो पर्यावरणीय निश्चयवाद असल में है क्या, सबसे पहले तो ये जान ले, इसे अन्य दो नामों से जाना जाता है, इसे सिर्फ निश्चयवाद ही बोलते हैं और नियतिवाद भी बोलते हैं। लेकिन निश्चयवाद में निश्चय का यानी ये निश्चित है, ये होगा ही, आप इसे बदल नहीं सकते। नियति का ही अर्थ यही होता है, ये होकर ही रहेगा, आप तमाम प्रयासों के बावजूद इस चीज को बदल नहीं सकते। अब इसका अर्थ क्या है और मानव का प्राकृतिकरण, इससे इसको हम कैसे इसकी समानता बैठा सकते हैं। देखिए, अध्ययन के इस उपागम में यानी नियतिवाद या पर्यावरणीय निश्चयवाद का जो उपागम है मानव भूगोल का, इसमें प्रकृति को श्रेष्ठ माना गया है। हमने प्रारंभ में ही यह बिंदु पर फोकस किया था कि पृथ्वी पर दो महत्वपूर्ण तत्व हैं, एक प्रकृति और दूसरा जीवन के रूप में मानव। इन दोनों में श्रेष्ठ कौन है, तो निश्चयवाद कहता है कि इसमें प्रकृति श्रेष्ठ है, मानव श्रेष्ठ नहीं है। तो मानव क्या है, मानव सिर्फ प्रकृति का दास है। मानव सिर्फ प्रकृति का दास है, उसका गुलाम है, और मानव प्रकृति के सिर्फ आदेशों का पालन कर सकता है, करता है, इसके अलावा वह कुछ और नहीं कर सकता। यानी वो अपने तरीके से वो कोई भी बदलाव या अपने इच्छा अनुसार कोई कार्य नहीं कर सकता। नियतिवाद की जो विचारधारा है वह एक प्राकृतिक मानव की परिकल्पना करती है, एक प्राकृतिक मानव। अभी प्राकृतिक मानव क्या है, प्राकृतिक मानव जो प्रकृति की प्रचंडता से डरता हो और उसकी पूजा करता हो। प्रकृति की प्रचंडता से कैसे डर रहा है, बिजली कड़की, बाढ़ आई, तूफान आया, मनुष्य इस प्रकृति की भयंकर मार से डरा हुआ है। अभी तो इस बात को समझने का बहुत अच्छा एक समय चल रहा है। अच्छा इसलिए सिर्फ समझने के लिए अच्छा समय तो नहीं है, कोरोना का संकट काल आप देख रहे हैं, और यही कारण है कि वीडियो बनाने जैसा दुष्कर कार्य करना पड़ रहा है, ताकि बच्चे जो हैं वो घर में बैठे बैठे भी कुछ सीख सके। अन्यथा अपने आप में बहुत ही टफ काम है, बहुत ही मेहनत वाला काम है। तो अभी आप कोरोना को देख लीजिए, अभी अम्फान चक्रवात आया हुआ था, तूफान आया बंगाल में, कई लोग मारे गए। अभी रिसेंटली आज यह वीडियो जब अपलोड होगा, आप टिड्डियों का आक्रमण देख रहे हैं, वो किसी मनुष्य ने तो किया नहीं है, वो भी एक तरह से प्राकृतिक घटना ही है। कई ऐसी हाल फिलहाल में 2-3 महीने के भीतर कई प्राकृतिक ऐसी घटनाएं हुई जिसने पूरी दुनिया के लोगों को हिला के रखा हुआ है। मनुष्य एक प्राकृतिक मानव जो प्रकृति की प्रचंडता से क्या है, डरा हुआ है। डर में हम क्या करते हैं, उसको भगवान मान लेते हैं, उसकी पूजा करने लगते हैं। इस अर्थ में हम लोग के यहाँ खासकर भारत में हमारा जो धर्म है उसका मूल तत्व ही है प्रकृति की पूजा करना।
आप देखेंगे हमारे धर्म में, खासकर हिंदू धर्म में, हम लोग सारी चीजों को दैवीय रूप मान चुके हैं। हम सर्प से लेकर, सांप से लेकर, पर्वत पहाड़ तक को, हम नदी तक को हम माता का दर्जा देते हैं, उन्हें भगवान के रूप में पूजते हैं। यानी वर्षा देव, इंद्रदेव, हर एक चीजों को हमने क्या किया, उसकी प्रकृति को जब हम समझ नहीं पाए, प्रकृति की जो प्रचंडता थी उससे भयभीत होकर हम उनसे अनुनय विनय करते हैं कि आप हमें अपना प्रकोप न दिखाएं, हम पर दया दृष्टि रखें। तो ये नियतिवाद की जो परिकल्पना है वह प्राकृतिक मानव की एक कल्पना करती है जो प्रकृति से डरा हुआ है, और मुख्य रूप से यह मनुष्य को एक अभी भी आदिम समाज में जिस प्रकार से लोग थे उस तरीके से परिकल्पित करता है। आदिम समाज कैसा था? आदिम समाज में किसी भी प्रकार की कोई प्रौद्योगिकी नहीं थी, कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी। प्रौद्योगिकी के अभाव में मनुष्य सिर्फ और सिर्फ प्रकृति पर निर्भर था। प्रकृति ही उसे भोजन मुहैया कराती थी, प्रकृति ही उसे आवास मुहैया कराती थी। न मनुष्य भोजन बना सकता था। आपको पता है उस समय मनुष्य जो थे वो खाद्य संग्राहक थे। शिकारी तो खाद्य संग्राहक के बाद में बने, शिकार करना भी उन्हें बाद में आया। प्रारंभ में जब मनुष्य का उद्भव होता है तो वो सिर्फ भोजन का संग्रह कर सकते थे। वो उसका शिकार भी तो बहुत बात की है जब उन्हें धीरे धीरे औजार बनाना सीख लिया। औजार बनाना अपने आप में ये एक प्रौद्योगिकी थी। तो नियतिवाद कहता है कि आप प्रकृति से लड़कर जीत नहीं पाएंगे, आप प्रकृति के अंदर हैं। आप वही हैं जो इस प्रकार से आदिम समाज में लोग थे। आप प्रकृति प्रौद्योगिकी के मामले में शून्य स्तर पर हैं। प्रकृति आपको जितना देती है आप उतना ही ले सकते हैं। आप में वो क्षमता नहीं है कि आप प्रकृति से अपनी इच्छा अनुसार कोई चीज प्राप्त कर सकें। और तो और यह उपागम मानव को अपने सतत पोषण हेतु प्राकृतिक संसाधनों पर पूर्णतया एवं प्रत्यक्ष रूप से निर्भर मानता है। यानी आप प्रकृति से हासिल नहीं कर सकते हैं, प्रकृति जो आपको दे रही है वही आपको लेना पड़ेगा। इसी को हम भूगोल में नियतिवाद के रूप से जानते हैं। इस उपागम में मानव भूगोल में प्राकृतिक या पर्यावरणीय जो बिंदु है उनको ज्यादा महत्व दिया गया है, इसमें मानव को महत्व कम दिया गया है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। निश्चित रूप से कमेंट में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। बहुत जल्द हड़प्पा सभ्यता के भी अन्य 2 वीडियो आपको देखने को मिलेगा। धन्यवाद।